बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद से दो अहम और बड़ी खबरें सामने आई हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने आज जस्टिस मंसूर अली शाह का वो ख़त जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या अफरीदी को शामिल नहीं किया गया था, उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया है और उस जवाब के अंदर बड़ी खौफनाक किस्म के इंकशाफात हुए हैं। और दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद से इनकार करते हुए एक बार फिर मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने डाल दिया है, या फिर यूं कह सकते हैं कि उधर से रुजू कर लिया है। इलेक्शन कमीशन के 7-8 इजलास होते हैं और इन इजलासों में इलेक्शन कमीशन के अंदर पहली दफ़ा एक बड़ी संगीन किस्म की डिवीजन सामने आई। तमाम अब दरमियानी रास्ता ये निकाला गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हम दोबारा रहनुमाई हासिल करते हैं ताकि मामलात को आगे चलाया जा सके। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करने का मकसद क्या है और बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन अब चाहता क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, बेंच कौन सा केस सुनेगा और तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आगाज इसी खबर से। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 21 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल एक दरख्वास्त दायर की है। इस दरख्वास्त को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के जरिए दायर किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी जो मेंबरान हैं उन्होंने इस दरख्वास्त को दायर करने की मंजूरी दे दी है। इस दरख्वास्त को दायर करने का मकसद बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस फैसले के ऊपर नहीं पहुंच सका कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए और मखसूस नशिस्तें जो कि 3 सूबाई और एक कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ को मिलना थी, जिनकी तादाद 77 के करीब है, वो तहरीक इंसाफ को नहीं दी जाएगी। अब इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इख्तियार किया है इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि इलेक्शंस एक्ट 2017 के अंदर तरमीम कर दी गई है। स्पीकर जो हैं खैबर पख्तूनख्वा, उनका ख़त अलग से आया, जबकि 3 स्पीकर्स यानी कि पंजाब असम्बली, सिंध और कौमी असम्बली के जो स्पीकर्स हैं उनके ख़त अलग से आए हैं और उसमें वो ये डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शंस एक्ट 2017 के अंदर तकरीबन 8 अगस्त को तरमीम की गई है और इस तरमीम में ये कहा गया है कि वो जमात जिसने अपनी मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त बर वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा नहीं करवाई, उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती और उसको नाअहल करार दिया गया है। और इसके अलावा इलेक्शन एक्ट के अंदर ये भी शामिल किया गया है कि वो जमातें या वो अराकीन असम्बली, सूबाई असम्बली या फिर कौमी असम्बली जो कि आज़ाद हैसियत के अंदर मुंतखब होते हैं, उनके पास किसी सियासी जमात का प्लेटफॉर्म या निशान नहीं होता, वो सिर्फ 3 दिन के अंदर किसी सियासी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं और ये एक दफ़ा की ज्वाइनिंग होगी। इसके बाद इसको तब्दील नहीं किया जा सकता, चाहे सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी हाई कोर्ट का हुक्म भी क्यों ना हो, इसके ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता और ये नाकाबिल तनसीख है। ये जो तरमीम थी इलेक्शन एक्ट 2017 में, ये 8 अगस्त 2024 को जो है वो नाफिजुल अमल हुई और ये जो तरमीम है ये ज़ेब जाफ़र गुजर जो कि कौमी असम्बली के मेंबर हैं, उनके साथ कुकियानी साहब हैं जेलम से जो कि फवाद चौधरी साहब वाले हल्के से फार्म 47 के ऊपर आए हुए हैं, और इनके साथ जो कि तलाल चौधरी हैं, इन्होंने प्राइवेट मेंबर्स के तौर पर मुस्लिम लीग नून के अरकान ने ये बिल जो है वो पेश कराया था। अब उसी बिल का सहारा लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अब इलेक्शन कमीशन कन्फ्यूज़ है। इलेक्शन कमीशन को समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ जाएं। इलेक्शन कमीशन को इस सारे मामले के ऊपर रहनुमाई दरकार है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। इस 21 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल दरख्वास्त के अंदर इलेक्शन कमीशन ने कुछ सुप्रीम कोर्ट के माजी के जो फैसले हैं उनके हवाले से भी ये बात की है, या उनके हवाले जो हैं वो दिए हैं और स्पीकर्स के खतूत भी उन्होंने साथ में एनेक्सर के तौर पर लगाए हैं। जो हवाले दिए गए हैं उसके अंदर ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट माजी के अंदर ये फैसला कर चुका है या दे चुका है कि जो सिविल मामलात होंगे उनके अंदर जो माजी से किसी कानून साजी का इतलाक जो है वो हो सकता है, अलबत्ता जो क्रिमिनल मामलात हैं उसके अंदर इसका इतलाक जो है वो नहीं हो सकता। लिहाजा इस चीज़ को भी देखा जाए। और फिर तहरीक इंसाफ की एक दरख्वास्त का भी उन्होंने सहारा लिया और उस दरख्वास्त में उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ भी इस सारे मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर चुकी है कि स्पीकर के फैसले के ऊपर स्पीकर के खतूत जो हैं उनकी क्या हैसियत है, क्या वो इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं और क्या हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो
फैसला, तहरीरी फैसला आया है, उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए या फिर उसको नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने रहनुमाई हासिल की है। अब बेसिक चीज के ऊपर आ जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन चाहता क्या है। इसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड नाज़रीन वो ये है कि 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फुल कोर्ट है वो अपना फैसला सुनाता है। चीफ जस्टिस काजी फैजी की सरबराही में ये जो फैसला है वो सुनाया गया, लेकिन अक्सरीती फैसला 8 जजेस का था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर अक्सरीती फैसला पढ़कर सुनाया और उस फैसले के तहत तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म दिया गया था और इलेक्शन कमीशन को कहा गया था कि जो तहरीक इंसाफ के MNAs थे या फिर MPAs थे, उनसे जो बयान हल्फी हैं वो लें और उनको तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार या फिर उनके नोटिफिकेशन जो है वो जारी करें। अब ये 12 जुलाई आता है, इलेक्शन कमीशन ताखीरी हर्ब इख्तियार करता है। पहले एक नोटिफिकेशन करता है, फिर रोकता है, फिर करता है, फिर एक और असम्बली का नोटिफिकेशन। इस तरीके से वो किस्तों के अंदर बज़ाहिर ये शो करने की कोशिश की गई कि देखें हम तो जायज़ा ले रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम फलां कर रहे हैं। फिर उनके बयान हल्फी जमा होना शुरू हो जाते हैं, फिर ताख़ीर कराने की कोशिश की जाती है। इस दौरान पार्लियामेंट को, वफाकी हुकूमत को एक मौका मिल जाता है। एक फैसला 12 जुलाई को आता है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता और उसके बाद नजरसानी अपील दायर की जाती है ताकि मजीद ताख़ीर का शिकार किया जा सके। नजरसानी अपील पेंडिंग हो जाती है। हुकूमत भी इस सारे फैसले के ऊपर नजरसानी अपीलें दायर कर देती है, यानी कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की जमातें जो बाकी जो थी, जो मुतासर हुई थी, उन सब ने भी बासरा जमीयत उलमा इस्लाम के उन्होंने नजरसानी की अपीलें दायर कर दी। उसके बाद कानून साजी कर दी जाती है, जिसका मैंने जिक्र पहले किया। उसके अंदर क्या है, यानी कि 12 जुलाई वाले फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फौरी अमल दरामद ना करके, हालांकि ये अगर फेवर मुस्लिम लीग नून या फिर पीपल्स पार्टी दोनों में से किसी एक को मिल रही होती तो इलेक्शन कमीशन 2 मिनट भी ना लगाता कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ चुका है, लिहाजा इस फैसले के ऊपर अमल दरामद फौरी तौर पर कर लिया जाए। लेकिन जैसे ही मामला तहरीक इंसाफ की तरफ से आता है तो फिर वो कमेटी खेलना शुरू कर देते हैं, मीटिंग खेलना शुरू कर देते हैं और उसके बाद वही मामला निकलता है जो हुकूमत को सूट करता होता है। ये बदकिस्मती है कि इलेक्शन कमीशन जैसा आईनी इदारा किस तरीके से टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो मौका मिलता है और 8 अगस्त 2024 को कानून साजी कर ली जाती है और उस कानून साजी का रास्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फराहम कर देता है। फिर इन चैम्बर ऑर्डर आता है। इन चैम्बर ऑर्डर के ऊपर भी मीटिंग शुरू हो जाती है। जैसे ही काजी फैजी साहब की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा जाता है, कहानी बिगड़ जाती है। कहानी जब बिगड़ती है फिर सुप्रीम कोर्ट के जो अक्सरीती जजेस हैं वो अपना तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर देते हैं। अब उस तहरीरी तफसीली फैसले का कोई तोड़ नहीं निकल पा रहा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर अब ये रास्ता निकाला कि भाई क्यों ना मुतफरक दरख्वास्त दायर की जाए और रास्ता दे दिया है पार्लियामान को कि कोशिश कर लें आप, शायद आईनी तरमीम आप कर लें। तो एक ताखीरी हरबे के पीछे जो बेसिकली खुफिया चीज़ है, जो वारदात है, वो ये है कि हुकूमत को रास्ता फराहम करना है ताकि मामलात को ये लिंगर ऑन करके अपनी मैनेजमेंट कर सकें और फौरी तौर पर इसने अपनी इलेक्शन कमीशन ने जान छुड़वा ली है। अब आते हैं दूसरी खबर के ऊपर। जस्टिस मंसूर अली शाह जो कहंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब को ख़त लिखा कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लागू किया गया है और उसको अमल दरामद उसके ऊपर शुरू कर दिया गया है, मैं तब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा नहीं बनूंगा जब तक इस सारे मामले के ऊपर फुल कोर्ट ना बैठे। और जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से क्यों निकाला गया और जस्टिस याह्या अफरीदी को इग्नोर करके जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि 5वें नंबर के ऊपर हैं उनको क्यों शामिल किया गया। इस सारे मामले के ऊपर उन्होंने ख़त लिखा था सेक्रेटरी कमेटी को। तो आज चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब की जानिब से उस ख़त का जो है वो जवाब दिया गया। उस जवाब में ये कहा गया कि जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से इसलिए बाहर किया गया क्योंकि वो सीनियर्स की इज़्ज़त नहीं करते, वो मुखालफत करते हैं और उन्होंने एडहॉक जजेस को कुछ मुकदमात, सैकड़ों मुकदमात तक महदूद करके रख दिया है, ये उसमें उन्होंने रखा है, इस वजह से उनको शामिल नहीं किया गया। और जो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं, कहते हैं कि उनसे रब्ता करने की कोशिश की गई लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो पाया और उसकी वजह से जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं फिर उनको कमेटी के अंदर शामिल किया गया, लेकिन आपने शिरकत से इनकार किया और जिसकी वजह से जुमा को होने वाला इजलास मुलतवी करना पड़ा। फिर आपसे रब्ता किया गया तो फिर आपने सेक्रेटरी
जो हैं उस कमेटी की सेक्रेटरी, उनको अपना लेटर भिजवाया और ये चीफ जस्टिस ऑफिस को लेटर नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि बाद में आपके सामने जस्टिस याह्या अफरीदी को कहा गया कि आप कमेटी में शामिल हो जाएं, जिसके ऊपर उन्होंने फिर माजरत कर ली। ये अब तक जो कंटेंट है इस लेटर का सामने आया है, लेकिन अब तक जो कंटेंट सामने आया है उसमें ये बात नहीं बताई गई कि आपने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के ऊपर किस तरीके से अमल किया। जब एक्ट को नाफिज करते वक्त फुल कोर्ट बैठी थी तो आपने फुल कोर्ट के फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की और एक पूरी हिस्ट्री थी, तारीख थी, जदोजहद थी, वकला की मेहनत थी, और उसके बाद वन मैन शो ख़त्म करके कमेटी बनाई गई थी सीनियर मेंबर्स के ऊपर, उसको आपने किस तरीके से फौरी ख़त्म करके मर्जी का वन मैन शो फिर कर दिया कि एक ही जो चीफ जस्टिस है वो अपनी मर्जी का दूसरा मेंबर लगाएंगे, तो फिर वो मामला तो ख़त्म हो गया, फिर तो वही इख्तियारात सारे चीफ जस्टिस के पास आ गए। उसके ऊपर काजी साहब की तरफ से जो जवाब में अभी तक वो चीज़ें सामने नहीं आ सकी। लेकिन ये मामला इतना जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, अभी मामला तो और बिगड़ेंगे। अभी आप इसे कह सकते हैं कि इश्क के इम्तिहान अभी बाकी हैं और हैं। काजी साहब के लिए इतनी जल्दी, ये महीना सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, काजी साहब के लिए भी, हमारे लिए भी, तमाम जजेस के लिए भी और पूरे पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हिताज का भी लाख फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।